हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बादल 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पोएम नंबर 6, जिसका नाम है एंड जेनिफर टाइगर, व्हिच इज रिटन बाय एडविन रिच। सो बेसिकली इस पोएम में हमें बताया गया है आफ्टर मैरिटल लाइफ के बारे में, वुमेन्स की कि किस तरह की सफरिंग्स से वो गुजरती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि मेल चौविनिस्टिक सोसाइटी का सीन क्या है। एक जेंडर रोल्स डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है कि जिस टाइम पर एडविन रिच ये पोएम लिख रही है, उस टाइम पे वो बताती है कि फीमेल्स की आफ्टर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी। मेल्स हमेशा डोमिनेंट रहते थे फीमेल्स के ऊपर, और फीमेल्स बिना मेल्स की नॉट के कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, कुछ अपनी मर्जी से कर नहीं सकती थी, और वो वही आफ्टर मैरिज लाइफ के बर्डन में बंधी हुई थी। तो एक बंधन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसको रिप्रेजेंट करती हुई यहाँ पर दिखाई गई है एंड जेनिफर। और उससे बड़ी बात यह है कि शी इज द सिंबल ऑफ ऑल दोज वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ आफ्टर मैरिड लाइफ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सब मिल चौविनिस्टिक सोसाइटी का शिकार हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर आपसे थीम ऑफ द पोएम पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो पोएम है इसका थीम यही है कि यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है द कंस्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। राइट नाउ, एक और चीज जो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है वो ये है, द बैटल फॉर अ वुमेन्स इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इन अ पैट्रियार्कल कल्चर इज द थीम ऑफ दिस पोएम। पैट्रियार्कल कल्चर का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर फादर्स या मेल डोमिनेंस है। राइट नाउ, अगर एंड जेनिफर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है दैट शी वाज बोर्न इन 1929 इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। शी इज प्रोमिनेंट फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट। ऐसा बताया जाता है ये वुमेन के बहुत ज्यादा फेवर में रहती थी, है ना। और इनका मानना ये था कि मतलब शी वाज अ फेमिनिस्ट। इनका मानना ये था कि जितना मेल्स को वैल्यू मिलता है, जितना मेल्स को दर्जा मिलता है, उतना ही फीमेल्स को भी दर्जा मिलना चाहिए। और यही वजह थी कि ये वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखती हैं और अपने एक्सप्रेशंस को बहुत ही क्लियरली सबके सामने मेंशन करती हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट शी इज प्रोमिनेंट, दैट मींस शी इज फेमस फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। इन्होंने ऑल टोटल 19 वॉल्यूम लिखे हैं पोएट्री के, 3 कलेक्शन ऑफ एसेज लिखे हुए हैं और कुछ अदर राइटिंग्स भी लिखी हुई हैं। सो शी वॉज एक्चुअली वेरी वेरी फेमस ऑफ हर टाइम, और कहीं ना कहीं इनको फीमेल्स का बहुत ज़्यादा समर्थन भी मिला है। Now, let's start with this. There are certain words जो कि आपको पढ़ने जरूरी हैं, जो कि आपको पोएम में मिलेंगे। फर्स्ट वर्ड इज prance, सेकंड वर्ड इज to pass, थर्ड वर्ड इज denizens, beneath, pace, sleek and chivalry. अब एक्चुअली में मैंने इतनी सारी विकैबुलरी इसीलिए मेंशन करी हुई है क्योंकि विकैबुलरी अगर आपको नहीं आती है तो आपको पोएम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। prance का मतलब होता है वॉक करना, वो भी एनर्जेटिकली। to pass इज अ कलर ऑफ अ जेम। डेनिजन का मतलब होता है रेसिडेंट, इनहैबिटेंट। बीनीथ का मतलब होता है अंडर। पेस का मतलब होता है मूवमेंट करना। स्लीक का मतलब होता है जेंटल, स्लेंडर। और शिवालरिक का मतलब होता है पोलाइट और काइंड बिहेवियर। राइट, सो यहाँ पर पोएम में क्या मेंशन किया गया है? एंड जेनिफर्स टाइगर्स prance across the screen, bright topaz denizen of a world of green, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Now if you start with the poem Aunt Jennifer's Tiger, so basically यहाँ पर आपको बताया गया है एक फीमेल है जिनका नाम है आंट जेनिफर। आंट जेनिफर कुछ कर रही हैं, what she is doing, she is creating an embroidery, है ना। तो वो एक एम्ब्रॉयडरी बना रही हैं, और एम्ब्रॉयडरी में क्या देखने के लिए मिल रहा है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो यहाँ पर पोएम में पोएट ने बताया है एक आंट के बारे में जो कि जेनिफर है। वो एक पीस ऑफ क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी बना रही है। हो सकता है कि वो कोई टेबल क्लॉथ हो या फिर कोई वॉल हैंगिंग हो। उनकी जो पैटर्न ऑफ मेकिंग एम्ब्रॉयडरी है उसमें दिख रहा है कि वो टाइगर्स बने हुए हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं। लिख रहा है ना, prance across the screen, they are moving with lots of energy. उनका कलर कैसा है? दे आर ऑफ येलो कलर, ब्राइट येलो कलर, एंड दे आर द डेनिजन्स, दैट मीन्स इनहैबिटेंट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यानी कि उनके पीछे उन्होंने एक जंगल ड्रॉ किया हुआ है, तो वो ब्राइट येलो कलर की है जैसे कि टोपाज स्टोन होता है, और वो डेंस ग्रीन फॉरेस्ट के रहने वाले हैं, वो उनका घर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अगर पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा हुआ है तो उन्हें उनका डर नहीं है, वो उससे फियरलेस हैं। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, और यहाँ पर वो मूव कर रहे हैं बहुत ही जेंटल,
सॉफ्ट मोमेंट के साथ, और उनका बिहेवियर भी बहुत काइंड है। तो आंट जेनिफर के साथ साथ जो टाइगर्स मेंशन किए गए हैं उनके बारे में बताया गया कि टाइगर्स बहुत ही एलिगेंट हैं, वो शाइन कर रहे हैं, है ना, वो बहुत ही जेंटलमैन की तरह पोलाइट और काइंड दिखाई दे रहे हैं। इंसान भले ही उन्हें डराने के लिए बैठा हुआ, ना वो उनसे डर रहे हैं और ना ही उन्होंने अपना एटीट्यूड खोया है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको एक कंट्रास्ट दिखाया गया है बिटवीन आंट जेनिफर एंड आंट जेनिफर्स टाइगर। तो वो आंट जेनिफर की इनर सोल है जो उन्होंने वहां पर ड्रॉ करी है। आंट जेनिफर बाहर से भले ही फियरफुल हो, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा फियरलेस है, जैसे कि ये टाइगर्स है। तो वो अपना इनर सेल्फ यहाँ पर ड्रॉ कर रही है। अब नाउ अगर आप इसकी राइमिंग स्कीम देखोगे, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री और सर्टेनिटी, अगर इसको मैं ए ले लूं तो ये ए हो जाएगा, स्क्रीन ग्रीन, ट्री और सर्टेनिटी आपका बी हो जाएगा, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टोपाज डेनिजन, तो टोपाज वर्ड इज यूज्ड फॉर येलो, ब्राइट कलर, टाइगर्स। तो ये मेटाफर है। जब डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन आपका मेटाफर होता है। कोई दो अनलाइक चीजों को अगर डायरेक्टली कंपेयर किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफर। फिर उसके बाद यहाँ पे एनाफोरा भी यूज किया गया है। अगर आप देखेंगे, दे डू नॉट फियर, दे पेशेंसली, शिवालरिक सर्टेनिटी। सो आपको बता दूं मैं, अगर दो अलग अलग लाइन में एक ही वर्ड रिपीट हो रहा होता है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड इन टू डिफरेंट लाइंस, ठीक है ना, इसको आप क्या बोलोगे, एनाफोरा बोलोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, we have word fluttering, ivory, wedding band, sits heavily. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में आपको Aunt Jennifer के बारे में बताया गया है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Aunt Jennifer के जो fingers हैं वो ऐसे शेक कर रही हैं, कपकपा रही हैं। अब हो सकता है कि उनको फियर ऑफ हस्बैंड हो, या तो फिर आंट जेनिफर बहुत बूढ़ी होंगी इसलिए वो कपकपा रही होंगी। बट मोर ओवर क्योंकि ये जो पोएम है वो मेल चॉविनिस्टिक सोसाइटी को डिफाइन कर रही है, तो यहाँ पर ये हमें ज़्यादा फील होता है कि शायद उनको डर है अपने हस्बैंड का, इसीलिए वो कपकपा रही हैं। तो जब आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो जब नीडल को पुल कर रही हैं क्लॉथ के अंदर से, तो उनके हाथ जो है वो कपकपा रहे हैं। इसलिए कपकपा रहे क्योंकि उनके हस्बैंड का डर है उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए, मुझे देख लें करते हुए और चिल्ला दे। तो जब आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और वो आइवरी नीडल को निकालने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो आइवरी नीडल, इतनी पतली सी आइवरी नीडल, इतनी हल्की सी आइवरी नीडल, आइवरी मतलब हाथी के दांत की बनी हुई नीडल्स आप बोल सकते हो, विच इज व्हाइट इन कलर। तो वो नीडल उनको निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब जो शादी की अंगूठी उनको पहनाई गई थी एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, शायद उसका बर्डन उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि आंट जेनिफर के हाथ जो है वो कपकपा रहे हैं। सो इस पूरे पैराग्राफ में आपको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो आंट जेनिफर है उनकी जो फिंगर्स हैं वो कपकपा रही हैं क्योंकि उनको अपने हस्बैंड का डर है, ठीक है ना। वो अपनी हॉबी को परस्यू कर रही हैं, लेकिन शायद हॉबी परस्यू करते करते उनको उस चीज का डर है कि कहीं उनके अचानक से हस्बैंड आ गए तो वो उन्हें डांटेंगे, और उनका जो फिंगर्स है वो इतना थका हुआ लग रहा है, इतना टायर्ड लग रहा है कि लग रहा है वो इतना काम कर चुकी हैं कि अब उनके हाथों में उतना दम नहीं है कि वो उस आइवरी नीडल को कपड़े से बाहर खींच पाए, राइट। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया, अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है ना। तो ये बैंड जो है, ये वो बैंड है, ये वो रिंग है जो कि आंट जेनिफर के डाली गई थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ये बंधन है, ठीक है ना। तो ये जो बंधन है वो आज भी उनके हाथों में बंधा हुआ है, और ये जो लेडी है ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट हो चुकी है अपने हस्बैंड की ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैंड। और उस बैंड का जो वेट है आज भी वो उनको इतना ओवरबर्डन कर रहा है, इतना ओवरबर्डन कर रहा है कि वो उसके सर्कल में पूरी तरीके से ट्रैप हो चुकी हैं। क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो वो एक बंधन में बंधी थी और वो उस बंधन में ट्रैप हो चुकी हैं। उनकी जिंदगी में अब जो शादीशुदा लाइफ है उसके बहुत सारे बर्डन हैं, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है ना। और वो उनकी शादी के साथ उनके पास आए हैं, और अब वो एक ऐसी लाइफ जी रही हैं जो बहुत डिमांडिंग है, ठीक है ना।
और अब वो डिमांड पूरी करते करते लोगों की इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब शायद वो उस बंधन से निकलना भी चाहे तो वो नहीं निकल सकती। तो वही इस पोम में आंट जेनिफर की कंडीशन दिखाई गई है कि वो अपने शादी के बंधन में इतनी बंध चुकी हैं कि अब वो यहाँ से बाहर निकलना भी चाहे तो वो नहीं निकल सकती। अब वो इतनी डरी और सहमी भी हो चुकी हैं कि उनके लिए यहाँ से बाहर निकलना इज नेक्स्ट टू डिफिकल्ट। ना अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसकी राइमिंग स्कीम आपको समझ में आएगी। वहाँ पे हमने बी में ख़त्म किया था, तो वूल और पूल सी ले लेते हैं और बैंड और हैंड डी ले लेते हैं। तो सी डी या तो आप इसकी राइमिंग स्कीम ले लो या तो ए बी इसकी राइमिंग स्कीम ले लो, वो द सेम, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एलिट्रेशन आपको दिखाई देगा, फिंगर्स फ्लटरिंग, एफ व्हेन यू सी नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, इन अ सिंगल सेंटेंस जिसमें पहला लेटर आपका अगर रिपीट होता हुआ आपको दिखाई देता है, सो इफ यू सी द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, या आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हेन यू सी द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, इट इज नोन एज एलिट्रेशन। सो फिंगर्स फ्लटरिंग इज एलिट्रेशन ओनली। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। When Nant is dead, her terrifying hands will die, still ringed with the ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Terrified मतलब डरा हुआ, ordeals का मतलब troubles होता है, mastered by का मतलब होता है used to, और panels का मतलब होता है वही जिस साँचे में कपड़े को लगा करके वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। तो अब पहली कंडीशन क्या दिखाई गई है कि आन जेनिफर एम्ब्रॉयडरी बना रही है और वो अपने इनर सेल्फ को ड्रॉ कर रही है। सेकंड में आन जेनिफर की जो मैरिटल लाइफ है उसकी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, और अब आन जेनिफर को इवन ये बताया जा रहा है कि व्हेन शी विल डाई व्हाट विल हैपन। सो व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइंग हैंड्स विल लाई, जब आन जेनिफर मर जाएंगी, ठीक है ना, तो उनके हाथ यूं ही पड़े हुए होंगे। स्टिल रिंग विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, वो मर जाएंगी लेकिन मरने के साथ साथ वो अपने वो जो पति के बंधन है, शादीशुदा बंधन है, उसको कभी छोड़ नहीं पाएंगी। लेकिन उनकी जो इनर कोर है, जो उनकी फियरलेसनेस है, वो मूव करती हुई दिखाई देगी आपको। कहाँ पर? वो एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में जहां पर उन्होंने टाइगर्स ड्रॉ किए हुए हैं। सो आपको इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझ में आएगा कि जो उनकी विश है टू लिव अ फ्री एंड फियरलेस लाइफ, ठीक है ना, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी गई है बाय मेकिंग द डिजाइन्स ऑफ टाइगर। ये दिखाता है कि उनकी इनर मोस्ट डिजायर है कि वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हैं, फियरलेस रहना चाहती हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है तब तक जब तक उनके हस्बैंड उनकी लाइफ में है। हो सकता है कि जब वो मर जाए, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी ये ट्रबल्स खत्म हो जाए, उनकी फ्राइटेंड शेकिंग फिंगर्स रेस्ट पर पड़ी हुई हो, लेकिन फिर भी डेथ के बाद भी उनके हाथों में वो बैंड हमेशा पड़ा रहेगा, जो ये दिखाएगा कि उनके हस्बैंड की रूलिंग अभी भी। आप समझ सकते हो ना, पुराने जमाने में क्या होता था, जब लड़कियां मरती थी, अभी भी आज भी होता है, कई जगहों की प्रथा है कि लड़की को सुहागन बना करके पूरा जलाया जाता है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगले जन्म में भी इनको यही पति मिले, है ना। तो वो हस्बैंड की रूलिंग अभी भी ओवर नहीं होगी और उनकी डेथ भी हो जाएगी, भले ही वो मर जाए, शील डाई, लेकिन उनकी जो इनर कोर है, उनकी जो फियरलेसनेस है, उनका जो फ्रीडम है, इट विल रिमेन अलाइव इन द फॉर्म ऑफ दैट एम्ब्रॉयडरी, राइट। अगर आप राइमिंग स्कीम पढ़ोगे इस पैराग्राफ की तो आपको समझ में आएगा, लाई बाय, है ना, सी डी तक हम लोगों ने ले लिया था तो उसको ई ले लेते हैं, या अगर ई नहीं ले रहे हो, ए ले रहे हो तो ए इसको पढ़ सकते हो। तो जो सेम जाएगा वो सेम रहेगा लेटर से, तो ए बी आप बोल दो उसको, या ई एफ बोल दो पूरी पोएम के अकॉर्डिंग, मेड और अनअफ्रेड, ठीक है। अलिट्रेशन यूज हुआ है यहाँ पर prancing प्राउड में, पी, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, क्लियर है। सो इसी के साथ आपकी ये जो पोम है यहाँ पर खत्म हो जाती है। बट आई होप कि आप सभी लोगों को पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये पोम बहुत ही प्यारी पोम है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पोम है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो पोम है उसमें कैसे आंट जेनिफर अपने एम्ब्रॉयडरी से डिफरेंट हैं, ये आपको बताना है, राइट। तो उस पर आप बहुत अच्छे से काम करना। बाकी जितने भी स्टूडेंट हो वो सभी लोग अड्डा की ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन में ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू।
कि आपको पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, राइट, तो वो क्या कर सकता है, वो अड्डा 24/7 की ऐप पर जा सकता है। अड्डा 24/7 की ऐप पर जैसे ही आप जाओगे, इंडिया लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे चले जाना, ऑल कोर्सेज में जाओगे। जैसे ही ऑल कोर्सेज में जाओगे, यूजी पीजी एग्जाम्स में जाओगे, आपको यूजी में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज जिस भी स्ट्रीम के हो आप उस स्ट्रीम में जाना, ठीक है ना। आपको ये बैच दिख जाएगा, समर्थ 3.0। सो यू कैन हैव दिस बैच, ये बैच आप ले सकते हो। उसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, है ना, और साथ में काउंसलिंग सेशंस भी मिलते रहेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू हैव दिस, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांगली कर सको। बेटा इंग्लिश के लिए मैं पहले से ही बताती हूँ, देखो डोमेन्स में क्या होता है ना, आप एनसीईआरटी कन्फाइंड होते हो, जितना एनसीईआरटी में बस वही आपके एग्जाम में आता है, उससे ना ज्यादा आता है ना कम आता है, राइट। तो आप जितना है आपके पास एनसीईआरटी में उतना ही आपसे पूछा जाएगा, डिलीटेड नॉन डिलीटेड। लेकिन जब आप इंग्लिश में आते हो तो इंग्लिश इज वेरी वास्ट, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। सो आपको कोशिश करनी है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दिस बैच कॉस्ट 8399 रुपीज, इसमें आपको डिटेल में सिलेबस कवर करवाया जाएगा। सो कोशिश करिएगा कि आप सब कुछ अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें अच्छे से और रिजल्ट अच्छा दें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।